नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। सुबह 6 बजे की खबरों में बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिण बेरूत में ड्रोन से इजराइल की बमबारी। बेरूत में अस्पताल के पास ये भीषण विस्फोट हुआ है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल लगातार ऑपरेशन चला रहा है। दुश्मन नंबर 2 लेबनान और उसको ढेर करने के लिए इस तरह के हमले, और इन हमलों में बेरूत लेबनान को भारी नुकसान। इस बार का हमला अस्पताल के पास किया गया है, इसमें भीषण तबाही मची है। इजराइल के हमले से पूरे का पूरा बेरूत दहल गया। غار على الحارة يا شباب، غار على الحارة. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. देखिए कैसे बहमन غار على مستشفى बहमन। धुआं हो गया। غار. एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। IDF ने मजदल शम्स हमले का बदला ले लिया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर इस हमले में मारा गया है। नसरुल्लाह का वरिष्ठ सैन्य सलाहकार था फौद शुकर। IDF की स्ट्राइक में ढेर हुआ था फौद शुकर, और ये उसी हमले की तस्वीर है जिसमें ये टॉप कमांडर मारा गया है। في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. في حدا على الأرض. और ये देखिए एक बार और IDF ने हमला बोला। फौद शुकर ये हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर है, और एक हमले में इजराइल को भारी नुकसान इसको पहुंचाने का आरोप था, और उस हमले का अब बदला लिया है IDF ने, और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुकर को ढेर कर दिया है। इसे मजदल शम्स हमले का बदले के तौर पर IDF को देखा जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में वो टॉप कमांडर फौद शुकर है जो इस हमले में मारा गया है, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे हमले के बाद कैसे भारी तबाही मची हुई है। इसी जगह पर बॉम्ब गिराया गया था और इसी बिल्डिंग में फौद शुकर छुपा हुआ था, और उसका शव देखिए जब बरामद हुआ है तो कैसे भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। और देखिए एक और खबर, बेरूत के एक अस्पताल में रखा गया है टॉप कमांडर फौद शुकर का शव सुरक्षा घेरे में। पूरा अस्पताल इस वक्त है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे का पूरा बेरूत टॉप कमांडर फौद शुकर का शव जिस अस्पताल में रखा गया है, वहां लोगों की भारी भीड़ है। और ये वो तस्वीरें जहां पर हमला हुआ, जिसके बाद अब शव को अस्पताल ले जाया गया है। इसी अस्पताल में रखा गया है, और अस्पताल के बाहर भारी भीड़ है, पुलिस का भारी जमावड़ा है, और लोग फौद शुकर को आखिरी बार देखने के लिए पागल नजर आ रहे हैं। في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. और इसी हमले को लेबनान पर अब तक का IDF का सबसे बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर यह भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के गढ़ में एक साथ यह हमले किए गए हैं। अल हीक इलाके में ड्रोन से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। एक साथ 3 मिसाइल हमले से बेरूत में भारी तबाही देखी गई। इजरायली हमले में कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा गया है, ये भी रिपोर्ट है। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, और 70 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेरूत के अल हीक इलाके में IDF की बमबारी। रिहायशी इलाके पर इजरायली सेना का हमला देखने को मिला है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक में 68 से ज्यादा लोग, 68 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और ये उन अस्पतालों की तस्वीर जहां पर मारे गए लोग और घायलों को लाया गया है। बेरूत का अल हीक इलाका
अस्पताल के पास का इलाका, यहीं पर यह हमला किया गया है और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। जो भी इसकी जब्त में आया तो सब घायल हुए या तो मारे गए। और अब देखिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और इसे बहुत बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह के ड्रोन हमले हिजबुल्लाह कर रहा था उसके जवाब के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ में ड्रोन से हमला किया है। मिसाइल गिराकर इस हमले को अंजाम दिया गया है। एक साथ 3 मिसाइलों को गिराकर हिजबुल्लाह के गढ़ में ये तबाही मचाई गई है। और तस्वीरें आपके सामने, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए। अल-हीक इलाका है और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को टारगेट करके यह हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। किसी को अंदाजा भी नहीं लगा कि आईडीएफ का ड्रोन मिसाइल कैरी करता हुआ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में आ चुका है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अब जमीन से जल विस्तार ले चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली जमीन पर हमले करने के साथ साथ समंदर में भी उसकी नौसेना और नेचुरल गैस फील्ड पर भी हमले कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के साथ साथ इस्लामिक रेजिडेंट्स के दूसरे संगठनों ने भी इजराइल पर बड़े हमले करने की शुरुआत कर दी है। इन हमलों के साथ ही इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए राफा से टैंक लेबनान बॉर्डर पर रवाना कर दिए हैं। इजराइल का मकसद साफ तौर पर यही है कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है और इसका परिणाम हो सकता है कि लेबनान का अस्तित्व भी गाजा की तरह खत्म हो जाए। הטנק שנמצא כאן ואתם מטפלים בו אחרי שהוא יוצא מהקרב, इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में अब तक का सबसे विनाशक चरण शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है और उसकी बारूदी शक्ति के नमूने इजरायली जमीन से लेकर समंदर तक नजर आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिससे आज रात ही लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली जमीन से लेकर इजरायली जल क्षेत्र में हमले किए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिलकर इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने राफा से बड़े पैमाने पर सेना हटाकर लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दी है। हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज और गाइडेड मिसाइलों की तैनाती इजरायली सीमा पर कर दी है। ये 29-30 जुलाई को इजरायली जमीन पर हिजबुल्लाह के हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल बगदादी बेस पर रॉकेट हमले किए। इजराइल के अल बगदादी बेस पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट हमले किए और इन हमलों से आग भड़क गई। उनतीस जुलाई को हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। इन हमलों से उत्तरी इजराइल का 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका आग की चपेट में आ चुका है। हिजबुल्लाह के हमलों से लगी आग को बुझाने में इजराइल के फायर फाइटर जुटे हुए हैं। हवाई जहाज से आग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजरायली जमीन पर ही हमले नहीं किए हैं। युद्ध साइप्रस की तरफ मुड़ चुका है।
17 जुलाई की रिपोर्ट में ही TV9 भारतवर्ष ने दर्शकों को बताया था कि हिजबुल्ला इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है और ये भूमध्य सागर में होने वाले हैं। हिजबुल्लाह ने रणनीति में बदलाव करते हुए भूमध्य सागर में इजराइल की सबसे अहम शक्ति को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए हैं। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इजराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। हिजबुल्लाह का दावा है कि समंदर में ऐसा ही विस्फोट करके उसने इजराइल को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल के नेचुरल गैस फील्ड और पेट्रोलियम रिज है। 29 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के कारिश गैस रिज पर हमले का दावा किया। कारिश गैस रिज साइप्रस के करीब है। हालांकि भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह के हमले को इजराइल ने नाकाम करने का दावा किया है। भूमध्य सागर में ये साइप्रस के करीब इजराइल का कारिश गैस रिज है। यहां कारिश, तापिन और डॉल्फिन नाम के 3 नेचुरल गैस फील्ड्स हैं। 29 जुलाई को भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया था। उस हमले का टारगेट इजराइल का ये कारिश गैस रिज था। इजरायली नौसेना का दावा है कि सार 6 युद्धपोत ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इजराइल के मुताबिक रिज से 8 किलोमीटर पहले ही ड्रोन को मार दिया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमले का दूसरा एंगल कुछ और ही है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके कहा है कि लेबनान सीमा से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। इस ड्रोन का टारगेट इजराइल का कारिश गैस रिज था। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सार 6 युद्धपोत ड्रोन नहीं रोक पाया। युद्धपोत को पार करते हुए ड्रोन कारिश गैस रिज से टकरा गया और ड्रोन विस्फोट से कारिश गैस रिज में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पलटवार इजराइल ने भी किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के कफ्र रम्मान पर बमबारी की और इससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ये कफ्र रम्मान पर हमले की दूसरी तस्वीर है। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इजरायली वायुसेना ने नबातेज सहित हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बीती रात बमबारी की है। हिजबुल्लाह के हमलों की बढ़ती हुई रेंज को रोकने के लिए इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए सेना लेबनान रवाना कर दी है। गाजा के राफा से इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और टैंक हटाने शुरू कर दिए हैं। गैलेंट के इस बयान के बाद हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के लिए संदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि लेबनानी इस्लामिक रेजिस्टेंस के भाइयों को हमारा संदेश, ये टैंक राफा से निकल रहे हैं और हमें विश्वास है कि तुम काम पूरा करोगे। यानी अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हिजबुल्लाह इन टैंकों की कब्रगाह बनाने को तैयार है और हसन नसरल्लाह ने भी ऐसी ही चेतावनी इजराइल को दी है। इजराइल पर हमला करने के लिए अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन एकजुट हो चुके हैं। 29 जुलाई को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर कई बड़े हमले किए।
इसराइल की शकरा में अल रही बेस पर गाइडेड मिसाइल से हमले किए गए। इसराइल के मलिकिया में एक सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिया गया। कारांतीना हिल्स बेस पर भी रॉकेट बरसाए गए। अल आबाद साइट पर इसराइल के बंकर और रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए। हदब यारिन साइट पर इसराइल के निगरानी टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इसराइल और इस्लामिक रेजिस्टेंस के बीच बढ़ती जंग को देखते हुए यूरोप और अरब के देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी है और इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों के बीच फुल स्केल वॉर कभी भी छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और बड़ी खबर, रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी चौकियों पर मिसाइलों से हमले किए गए हैं। यूक्रेन के कई सैन्य उपकरण इन हमलों में तबाह हो गए। और जो इजराइल हिजबुल्लाह से स्टेडियम में बाल संघार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था, नेतन्याहू की जो सेना लेबनान के साथ ईरान पर भी आक्रमण की तैयारी कर रही थी, वो इस वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंस गई है। इजरायली सेना प्रतिशोध लेने पर अड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश उसे लेबनान पर हमले से रोक रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार अमेरिका और यूरोप इजराइल को हमले से क्यों रोक रहे हैं? उन्हें डर किस बात का है? इसी सवाल का जवाब दे रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरब में विनाश की अब तक की सबसे बड़ी आग भड़कने जा रही है। ये वो आग होगी जिसमें अरब के 6 देश एक साथ जलकर भस्म हो जाएंगे। इजराइल लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी हमला करने जा रहा है। ये वो हमला होगा जिससे पूरे अरब में जलजला आ जाएगा। इजराइल लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमले में देरी हो रही है। युद्ध की जो आग अरब में फैलने जा रही है, सुपर पावर अमेरिका के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरब के रक्षा विशेषज्ञों ने अरब में इजरायली सेना के प्लान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। गोलान हाइट्स में स्टेडियम में हुए हमले के बाद से ही इजराइल ने कसम खा ली है कि वो ईरान के सभी प्रॉक्सियों को खत्म कर देगा। इजराइल ने न सिर्फ फैसला लिया है बल्कि ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू करने जा रहा है। अरब में जिस तरह से ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट हुए हैं, उन्हें तोड़ने के लिए अब इजराइल के पास सीधे ईरान पर हमले के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
लेबनान पर इजराइल बड़ा हमला करने वाला है, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। इजराइल के खतरनाक इरादे को देखते हुए अरब से लेकर अमेरिका और यूरोप तक खलबली मच गई है। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देश भी टेंशन में है। अमेरिका ये मान रहा है कि इजराइल को पलटवार का अधिकार है, बावजूद इसके वो ये नहीं चाह रहा कि इजराइल लेबनान पर हमला करे। अमेरिका ने 5 राजनयिकों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी इजराइल को लेबनान में बड़े ऑपरेशन से रोक रही है। इसी तरह यूरोप भी नहीं चाह रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमला करे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है, इजराइल लेबनान में जवाबी कार्रवाई के जाल में न फंसे। स्टेडियम में हमला हिजबुल्लाह का एक ट्रैप है जिसमें इजराइल को नहीं फंसना चाहिए। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका और यूरोप इजराइल को हमले से क्यों रोक रहे हैं? अमेरिका और यूरोप की मजबूरी क्या है? और लेबनान और ईरान पर हमला हुआ तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका और यूरोप क्यों डर रहे हैं, अब इसे समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अरब देशों से जो यूरोप में तेल जाता है वो फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए जाता है। स्क्रीन पर जो आपको समुद्री रूट हम आपको दिखा रहे हैं, उसी रूट से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई होता है। अगर लेबनान पर हमला हुआ तो क्या होगा, इसे समझिए। लेबनान में हमले से पूरे अरब में युद्ध की आग फैल जाएगी। इसकी जद में कई देश आ सकते हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और साथ साथ हूती समेत कई बड़े ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो जाएंगे। ईरान और उसके प्रॉक्सी उस समुद्री मार्ग को जाम कर देंगे जो यूरोप की सप्लाई रूट है। हूती समेत तमाम ईरानी प्रॉक्सी फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट करेंगे, जिससे इस रूट से तेल की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। समुद्री रूट बंद होने से यूरोपीय देशों को तेल समेत दूसरे ऊर्जा स्रोतों की सप्लाई ठप हो जाएगी। एनर्जी नहीं मिलने से पूरे यूरोप में हाहाकार मचना तय माना जा रहा है। इसी डर से यूरोप और यूएस नहीं चाहता है कि इजराइल लेबनान पर हमला करे। इजराइल की आक्रामकता, उसकी प्लानिंग को देखते हुए ईरान भी एक्टिव हो गया है। ईरान के नए राष्ट्रपति की ताजपोशी की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। ताजपोशी के साथ ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लीडर जियाद अल नखला के साथ भी बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति बाद में कतैब हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के मुखिया से भी मिले। इस वक्त पूरे अरब में फैले ईरानी प्रॉक्सी के बड़े नेता ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हैं। ईरान के साथ प्रॉक्सी संगठनों के नेता लेबनान पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ काउंटर प्लान तैयार करने में जुटे हैं। ताजपोशी और अपनी प्रॉक्सी संगठनों के नेताओं से मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। पजेश्कियान ने कहा है, अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
जाहिर है अब इजराइल और ईरान में जंग छिड़ने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। इस जंग का अंजाम बहुत ही भयावह होने जा रहा है। अब पेजेश्कियान और बेंजामिन नेतन्याहू में जंग होने जा रही है। इजराइल बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है। नेतन्याहू और उनकी सेना इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी, यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसोन में नीपर नदी पर यूक्रेन के बम हमले देखने को मिले हैं। रूसी सेना की रबर बोट पर हमले को किया गया। बमबारी में रूस के 4 सैनिकों के मौत की भी खबर है। तस्वीर आपके सामने देखिए कैसे इस रबर बोट को टारगेट किया गया और रूसी सेना की इस रबर बोट को टारगेट करने के बाद हमले को अंजाम दिया गया। उनतीस जुलाई को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क गई। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ ने कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों को फूंक डाला है। बेकाबू हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को उतारा गया, लेकिन पुलिस और सेना मिलकर भी प्रदर्शनकारियों को काबू नहीं कर पा रही है। वैसे तो इस हिंसा की वजह चुनाव में धांधली के आरोप है, लेकिन शक है कि वेनेजुएला की हिंसा में रशिया या फिर अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। जगह जगह संग्राम छिड़ा है। पुलिस की बैरिकेडिंग भीड़ के सामने कमजोर पड़ रही है। कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही है, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तोड़फोड़ और आगजनी के बीच सड़कों को जाम कर दिया गया है। बीच सड़क सेना की गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। वेनेजुएला विरोध और हिंसा की आग में जल रहा है। सड़कों पर उतरे लोग देश फूंक डालने पर उतारू हैं। इस गुस्से की वजह राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं, जिन्होंने वेनेजुएला को गृह युद्ध की आग में ढकेल दिया है। 29 जुलाई को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। नतीजों में तीसरी बार निकोलस मादुरो विजयी हुए। नतीजे घोषित होते ही विपक्षी पार्टियों के समर्थक भड़क उठे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च शुरू कर दिया। कोई पैदल तो कोई कार और बाइक पर राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में हथियार तो कुछ के हाथों में घर के बर्तन थे। ये राष्ट्रपति भवन से महज 500 मीटर दूर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर बोतल बम भी फेंके, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रपति भवन ही नहीं, हिंसक भीड़ ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की। ऑफिस की बिल्डिंग पर बोतल बम फेंके गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही काराकस शहर के 2 पुलिस स्टेशनों को भी फूंक डाला गया। लोगों के इस गुस्से की वजह वेनेजुएला चुनाव में धांधली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नतीजों में चुनाव आयोग ने हेरफेर की है। दरअसल 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस की आसान जीत बताई गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम इसके उलट आए।
निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए। नतीजे से नाराज लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति और मादुरो के राजनीतिक गुरु ह्यूगो चावेज की कई मूर्तियां तोड़ डाली। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए जिनमें लोग ह्यूगो चावेज के पुतले का सिर बाइक में बांधकर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए सेना को सड़क पर उतारना पड़ा, लेकिन भीड़ के सामने सेना भी लाचार दिखी। कई जगहों पर हिंसक भीड़ ने सेना की गाड़ियों को फूंक डाला। सेना और पुलिस मिलकर भी बेकाबू भीड़ को काबू नहीं कर पा रही हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखे। इस वीडियो में देखिए कैसे आगे आगे एक पुलिसकर्मी दौड़ रहा है और भीड़ उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर जाकर प्रदर्शनकारी इसे पकड़ लेते हैं और जमकर पीटते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। पुलिसकर्मी बाइक्स पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक पुलिसकर्मी की बाइक फिसल जाती है, जिसके बाद भीड़ उसे लात घूंसों से पीटती है। वेनेजुएला के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नतीजे वेनेजुएला की जनता के मन के मुताबिक नहीं है। शक है कि हिंसा के पीछे अमेरिका का हाथ है और इसकी वजह अमेरिका की कूटनीति है। दरअसल निकोलस मादुरो को रूस और चीन का करीबी माना जाता है, जबकि एडमंडो गोंजालेस का झुकाव अमेरिका की तरफ है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश एडमंडो गोंजालेस की सत्ता स्थापित करवाना है। उधर संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन समेत 7 देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदाता रिकॉर्ड जारी करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के बड़े हमले देखने को मिले हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी की गई है। यूक्रेन के 14 सैन्य वाहन इस हमले में नष्ट हो गए। और इसी हमले की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रशिया ने हमलों को बढ़ा दिया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी की जा रही है और यूक्रेन के इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 14 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। एक बार फिर से रूसी वायुसेना के एयरफील्ड को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। इस बार और एक बार फिर से यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के एयरबेस पर बारूदी गदर मचा दिया है और एक बार फिर यूक्रेन के हवाई मिशन से रूस के आसमानी जंगबाज को जलाकर रख दिया है। यकीन मानिए, यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमस्क एयरफील्ड पर ड्रोन से स्ट्राइक किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के इसी मरमस्क रीजन में 2 दिन पहले भी यूक्रेन ने ओलेया नेवल बेस पर ड्रोन से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन के एयरफील्ड दहन का सिलसिला बीते 100 घंटे से जारी है। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की की पुतिन नीति से रूसी वायुसेना की दुर्गति हो रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 26 जुलाई से रूसी एयरफील्ड दहन का सिलसिला अब और भी ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। और इसी सीरीज में यूक्रेन का नया टारगेट बना है उत्तरी रूस का मरमंस्क एयरबेस।
बीती रात यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने मरमंस्क एयरफील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले को अंजाम दिया। मरमंस्क में मौजूद यूक्रेनी एजेंट के जरिए ड्रोन अटैक किया गया। दावा है कि इस हमले में रूस का एक एटमी बम वर्षक तबाह हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि मरमंस्क एयरफील्ड रूस के परमाणु बम वर्षकों का बेस है। जहां रूसी वायुसेना के 1 दर्जन से ज्यादा एटमी बॉम्बर 24/7 तैनात रहते हैं। क्योंकि इसी मरमंस्क रीजन से ही रूसी डिफेंस बैरेंट्स सी और आर्कटिक तक निगरानी करती है। बस रूस की इसी ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए ज़ेलेंस्की ने खुफिया एजेंट्स की मदद ली और मरमंस्क एयरफील्ड पर बड़े ड्रोन हमले करवाए। जिस युद्ध नीति के जरिए पुतिन की सेना यूक्रेनी एयरबेस को निशाना बना रही थी, अब उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ कर रही है। यानी रूसी एयरफील्ड की तबाही, और इस कड़ी में ज़ेलेंस्की की सेना यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क एयरफील्ड पर ड्रोन से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में मरमंस्क एयरफील्ड पर मौजूद रूस का एक Tu-22 M3 बम वर्षक विमान तबाह हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले से 2 दिन पहले यानी 27 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने मरमंस्क प्रांत के ओलेनिया पर उसके नेवल बेस पर हमला किया था। रूसी नौसेना का ओलेनिया नेवल बेस मरमंस्क एयरफील्ड से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ओलेनिया नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। मरमंस्क एयरफील्ड पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें मरमंस्क एयरबेस की स्ट्रिप पर 3 Tu-22 M3 बॉम्बर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें हमले से पहले की हैं, मगर हमले के बाद मरमंस्क एयरफील्ड की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, उसमें सिर्फ 2 बम वर्षक ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में मरमंस्क एयरफील्ड पर खड़ा एक Tu-22 M3 बॉम्बर राख हो गया, जिसके मलबे को रूसी वायुसेना ने हटा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मरमंस्क एयरफील्ड और ओलेनिया नेवल बेस पर बीते 48 घंटों में हमला कर यूक्रेन ने अपनी ताकत की नुमाइश की। लेकिन अगर बात 26 जुलाई से करें तो बीते 4 दिनों में यूक्रेनी सेना रूस के कुल 5 एयरफील्ड को निशाना बना चुकी है। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैक टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। 26 जुलाई की शाम यूक्रेनी सेना ने दूसरे हमले को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। यह हमला सारातोव एयरबेस पर किया गया। इस ड्रोन हमले में 3 Mi अटैक हेलीकॉप्टर राख हुए। यूक्रेनी ब्रिगेड ने तीसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाज़े ड्रोन्स के जरिए। इस हमले में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। मतलब ये कि पुतिन की युद्ध नीति के जरिए ज़ेलेंस्की रूसी वायुसेना की दुर्गति कर रहे हैं। रूस की हवाई ताकत को सिलसिलेवार अंदाज में तबाह कर रहे हैं।
आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में यूक्रेन की 30 से ज्यादा एयर स्ट्रिप और एयरबेस को रूसी वायुसेना ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। रूस की घातक मिसाइलों के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन के एयरबेस ही नहीं बल्कि वहां तैनात लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। और रूस के ऐसा करने के पीछे की वजह थी F-16 लड़ाकू विमानों की यूक्रेन को डिलीवरी, जिस पर नेटो समिट में मुहर लगी, जिसके बाद जहां डेनमार्क 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा, वहीं नीदरलैंड्स 24 F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेनी वायुसेना को देगा। इसके अलावा नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी सेना को सप्लाई करेगा। डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने तो पहले ही यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किया था, मगर नेटो की बैठक के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि जिस मुल्क ने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दिया, उसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद तो मिटाएगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद करने वाले, यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले मुल्क पर भी रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटी नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया जाएगा। बस इसी बात से यूक्रेन सहमा हुआ था। कुछ वक्त के लिए F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को रोक भी दिया गया, मगर अब यह खबर सामने आ रही है कि अगले 15 दिनों में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों का पहला बैच सौंप दिया जाएगा। लिहाजा F-16 के डिफेंस के लिए यूक्रेन ने रूसी एयरफील्ड पर अटैक करने का ऑपरेशन एक्टिव कर दिया। और अब उसका सबूत तस्वीरों की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। अब यह देखना होगा कि रूसी एयरफील्ड पर हो रहे हमलों का इंतकाम पुतिन कैसे लेते हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन ने रूस को इन हमलों में उलझाए रखा और F-16 यूक्रेन पहुंच गया, तो यकीन मानिए अमेरिका का ये आसमानी जंगबाज ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पूरी दुनिया एंटी अमेरिका देश वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का ख्वाब देख रही है। वक्त के साथ अमेरिका के दुश्मनों की दोस्ती भी और मजबूत हो गई है और एक और महायुद्ध की तैयारी भी चल रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन हो या इजराइल, इन दोनों जगहों की जंग का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है और अंत एक महायुद्ध के साथ होगा। इस महायुद्ध में एक तरफ अमेरिका और नेटो होंगे तो दूसरी तरफ रूस और चीन होंगे। कुछ दिन पहले ही रूस और अमेरिका की नेवी एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी। जंग तो टल गई, लेकिन रूस महासंग्राम की तैयारी में जुट गया। दूसरी तरफ अमेरिका की शक्ति साधना भी इस बीच जारी है। रिपोर्ट देखिए। गहरे समंदर के बीच एक बेहद खतरनाक संयोग। दुनिया के दो बेहद ताकतवर दुश्मनों की सबमरीन जब आ गई आमने सामने। Боевая тревога. Боевая тревога, ракетная атака. बस दबने वाला था एक बटन और फिर आग उगलने लगता टॉर्पीडो। आर्कटिक महासागर में उस दिन एक तरफ अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी थी तो दूसरी रूस की सबमरीन। घटना थोड़ी पुरानी है लेकिन बेहद अहम, क्योंकि उस रोज बस जंग शुरू होते होते रह गई।
लेकिन अब अगर ऐसा आमना सामना हुआ तो शायद दोनों में से एक ही पनडुब्बी वापस लौटेगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कमांडर ने अमेरिकी सबमरीन को देखते ही आदेश दे दिया कि टॉर्पीडो को लोड किया जाए और सारे हथियारों को स्टैंड बाय पर रखा जाए। अब रिएक्शन करने की बारी अमेरिकी सबमरीन के कमांडर की थी। अमेरिका चाहता तो रूस की पनडुब्बी पर ऐसी मिसाइल दाग सकता था, या फिर अमेरिकी सबमरीन में मिसाइल लॉन्च की तैयारी देखते ही रूस की पनडुब्बी कुछ इस तरह से पहला हमला कर सकती थी। लेकिन अमेरिकी सबमरीन ने ऐसा नहीं किया और दोनों पनडुब्बी एक दूसरे से दूर चली गई और आर्कटिक में युद्ध टल गया। लेकिन रूस जानता है कि अमेरिका से आज न कल ऐसा मुकाबला होना तय है, इसलिए बीते वक्त से सबक लेते हुए वर्तमान में भविष्य की तैयारी शुरू हो गई है। रूस की सबमरीन युद्धाभ्यास कर रही है। समंदर में धमाके गूंज रहे हैं। आसमान में नेवी के हेलीकॉप्टर और विमान उड़ान भर रहे हैं। एक ही जगह पर बाल्टिक, नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट से युद्धपोत और नेवी के जवानों को जुटाया गया है। कैस्पियन सागर में तैनात कैस्पियन फ्लोटिला की टुकड़ी भी यहां मौजूद है। युद्धाभ्यास में सपोर्ट शिप और बोट सबमरीन मिलाकर कुल 300 युद्धपोत यहां तैनात हैं। 50 एयरक्राफ्ट्स भी युद्धाभ्यास में शामिल हैं। 20,000 नौसैनिक यहां एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। समंदर में दुश्मन के युद्धपोत को भस्म करने का अभ्यास चल रहा है। रूसी पनडुब्बी समंदर के भीतर से बड़े हमले का अभ्यास कर रही है।